सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस या पीसीएस की मेंस परीक्षा में उत्तर लेखन के दौरान किसी भी परीक्षार्थी के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, आज हम अपने इस लेक्चर में उन्हीं चुनौतियों के बारे में वर्णन करेंगे। और ये वे समस्त चुनौतियां हैं जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है और निश्चित ही हर परीक्षार्थी के समक्ष ये चुनौतियां उत्पन्न होती ही होती हैं। और यदि कोई भी परीक्षार्थी इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेता है या उन चुनौतियों से उत्पन्न कमियों को दूर कर लेता है तो निश्चित ही आईएएस की मेंस परीक्षा में सफल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। अपने वर्षों के अनुभव से, अपने वर्षों के मेंस की परीक्षा के अनुभव से जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने अनुभव किया है, आज उन्हीं समस्त अनुभवों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर आईएएस की मेंस परीक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी या पीसीएस की मेंस परीक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की मेंस परीक्षा में बैठने वाला परीक्षार्थी यदि इन कमियों को दूर कर लेगा तो निश्चित ही उनको आईएएस या पीसीएस की मेंस परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम एक एक कमियों को, एक एक चुनौतियों को उठाते हैं और इन चुनौतियों के बारे में आपको निश्चित ही आप जानकारी देते हैं और कोशिश यह भी करेंगे कि इन चुनौतियों को आप कैसे दूर करें। ठीक है ना? एक एक चुनौतियों को हम लेते हैं और आपको एक एक चुनौतियों को दूर भी करना है। और जैसे ही आप इन चुनौतियों को दूर कर लेंगे निश्चित ही आपको सफलता आपका वरण करेगी। तो आज हम लोग एक एक चुनौतियों को लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि चाहे कोई परीक्षार्थी हो उसके समक्ष ये चुनौतियां जरूर उत्पन्न होंगी। ठीक है ना? आइए, सबसे पहले है डीप नॉलेज का अभाव। आईएएस की मेंस परीक्षा में जब परीक्षार्थी लिखना प्रारंभ करता है तो उसको लगता है कि कुछ कमियां हैं मेरे अंदर या मुझे विषय के संदर्भ में बड़ा डीप नॉलेज नहीं है, या जो प्रश्न आया है या जिस प्रश्न का उत्तर मैं लिख रहा हूं इसके बारे में मैंने गहन अध्ययन नहीं कर पाया। तो आईएएस की परीक्षा में, मेंस की परीक्षा में परीक्षार्थी जब लिखता है तो सबसे पहली जो चुनौती इसके समक्ष उत्पन्न होती है वो है डीप नॉलेज का अभाव, यानी गहन अध्ययन का अभाव। और गहन अध्ययन के लिए निश्चित ही आपको विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गहन अध्ययन एक दो किताब पढ़कर, एक दो पत्रिका पढ़कर या कुछ तथ्यों को अध्ययन करके आपको डीप नॉलेज नहीं होगा। डीप नॉलेज लेने के लिए आपको मूलभूत किताबों को बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। फिर चाहे एक किताब, दो किताब, चार किताब, पांच, कुछ भी हो, आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों अध्ययन करना पड़ेगा। एक्सटेंसिव अध्ययन यानी विस्तृत अध्ययन भी करना पड़ेगा और एक्सटेंसिव माने गहन अध्ययन भी करना पड़ेगा। आईएएस की परीक्षा में सफल होने का एक फार्मूला आपको हमेशा कंठस्थ रखना है और उसको स्मरण भी रखना है। समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग। कुछ में सब कुछ और सब कुछ में कुछ ना कुछ आपको जानना ही जानना है। इस फार्मूले को यदि आप याद रखेंगे और सिलेबस में जो भी है आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानना ही जानना है। कुछ में तो आप बहुत विस्तार से जानिए, लेकिन कुछ में थोड़ी थोड़ी आपको जरूर जानना पड़ेगा, तभी एक बढ़िया तैयारी होगा, तभी एक डीप नॉलेज वाली तैयारी होगी और तभी आप जब मेंस की परीक्षा में लिखना प्रारंभ करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए डीप नॉलेज का अभाव आपको मेंस की परीक्षा में सबसे पहली चुनौती उत्पन्न होती है और इसको दूर करने के लिए आपको विस्तार से पढ़ाई करना पड़ेगा। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों पढ़ाई करना पड़ेगा। समथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग, इस फार्मूले को अपनाते हुए अध्ययन करना पड़ेगा, तो निश्चित ही डीप नॉलेज की समस्या दूर हो जाएगी।
दूसरा समस्या है स्पष्टता का अभाव। आईएएस की मेंस परीक्षा में जब परीक्षार्थी लिखना प्रारंभ होता है तो उसको स्पष्ट ज्ञान का अभाव रहता है। अभी मैंने आपको डीप नॉलेज की बात की। डीप नॉलेज के बाद जो परीक्षार्थियों में अगली कमी आती है वो स्पष्ट ज्ञान का अभाव, कि मैं जो लिख रहा हूं पता नहीं सही है कि गलत है, पता नहीं यही लिखना था कि कुछ और लिखना था। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया है कि आईएएस की परीक्षा बहुत अधिक ज्ञान से नहीं निकलता है बल्कि स्पष्ट ज्ञान से निकलता है। आप कितना जानते हैं यह महत्व नहीं रखता, बल्कि आप कैसा जानते हैं। यानी आपको जो अध्ययन है वो क्वांटिटेटिव नहीं करना है बल्कि क्वालिटेटिव करना है, गुणात्मक अध्ययन करना है, मात्रात्मक अध्ययन नहीं करना है। और जब आप गुणात्मक अध्ययन करते हैं तभी आपको स्पष्ट ज्ञान होगा। पता चला आप लिखने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि जो मुझे लिखना क्या वही लिखना, कुछ और लिखना है। और बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के समक्ष यह समस्या आती है कि उनके पास स्पष्टता का अभाव रहता है, वो भ्रम में रहते हैं, वो संशय में रहते हैं कि पता नहीं ये था कि वो था, ये इसने आक्रमण किया कि उसने आक्रमण किया, ये तथ्य है कि वो तथ्य है। अरे बहुत सारी चिंताएं चलती रहती हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो इसलिए आपको आईएएस की मेंस परीक्षा में स्पष्टता निश्चित होना चाहिए। आपका ज्ञान अधिक ना होकर स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, और स्पष्ट ज्ञान का अभाव निश्चित ही कि मेंस की परीक्षा में पास करने में आपको रोड़ा अटका सकता है। और एक दो परीक्षार्थी नहीं, ज्यादातर परीक्षार्थियों के समझ स्पष्टता का अभाव आता है। आप ना हो तो इसको देख लीजिएगा। इसलिए स्पष्ट ज्ञान लीजिए। पढ़ाई जो है मात्रात्मक नहीं होना चाहिए बल्कि गुणात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। जब आप गुणात्मक पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्ञान में स्पष्टता स्वयं ही आ जाएगा, और स्पष्ट ज्ञान जब आप लेंगे तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट जो चुनौती आती है परीक्षार्थियों के समक्ष वो है, परीक्षार्थी जब लिखना प्रारंभ करता है तो समझ नहीं पाता क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है। परीक्षा प्रश्न आ गया, अब अब उस प्रश्न के कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, कई सारे उत्तर निकल रहे हैं। उत्तर लिखने के कई सारे तरीके हैं। उत्तर में कम लिखना है, ज्यादा लिखना है, कितना लिखना है। यानी परीक्षार्थी जब लिखना प्रारंभ करता है तो उसके समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या आती है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। ये एक बहुत गंभीर चुनौती है और इससे आपको पार पाना है, और ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस केवल फिजिकल नहीं करना, मेंटल भी करना है। देखने में आता कि बच्चे केवल आंसर राइटिंग फिजिकल करते हैं, हाथ चला रहे, जल्दी जल्दी लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अरे भाई, प्रश्न का उत्तर मन में भी खाका बनना चाहिए। पहले मन में भी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए आंसर की, मन में भी आपको फ्रेमिंग होना चाहिए आंसर का। भाई मन मस्तिष्क में जब आप फ्रेमिंग करेंगे आंसर का तभी तो कॉपी पर लिखेंगे। तो प्रैक्टिस आंतरिक और बाह्य दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिखना है, कैसे। और आप लोग प्रैक्टिस करते हैं केवल पुराने प्रश्नों का, और एग्जाम में नए प्रश्न आ जाते हैं, अनजान प्रश्न आ जाते हैं, आकस्मिक प्रश्न आ जाते हैं जिसको आपने सोचा नहीं है। ऐसे प्रश्नों का भी तो प्रैक्टिस करिए। केवल गिने गनाए बने बनाए प्रश्नों का प्रैक्टिस कोई बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ ठीक है, शुरुआत आप बढ़िया प्रश्नों से करिए, जो आए उनको देखिए, ठीक है। लेकिन एक स्टेप पर पहुंचकर आपको प्रैक्टिस नए प्रश्नों का करना है, आकस्मिक प्रश्नों का करना है, आश्चर्यजनक प्रश्नों का करना है, कठिन से कठिनतर प्रश्नों का करना है, और सरल से सरलतम प्रश्नों का भी करना है। यही तो समस्या है। ये सारा चार वर्णन मैं करूंगा, लेकिन आज मैं चुनौतियों के समक्ष रख रहा हूं, चुनौतियों को दूर करने का तरीका बता रहा हूं। हालांकि इसको अलग से भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपके समक्ष क्या लिखना है, कैसे लिखना, कितना लिखना है, ये एक बड़ी समस्या है, और इसको आपको हर हाल में दूर करना ही करना है।
ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस होगी तभी हो पाएगा। इसके बाद जो अगली चुनौती विद्यार्थियों के समक्ष पैदा होती है कि अपनी जानकारी को पूर्ण रूप से प्रस्तुत न कर पाना। जब परीक्षार्थी प्रश्न लिखता है और प्रश्न निकलकर बाहर आता है, कहता है बहुत बहुत ज्यादा मैं संतुष्ट नहीं हूं अपने लेखन से, तो सामने वाला पूछता भाई ऐसा क्यों? कहता जितना मैं जान रहा था उतना लिख ही नहीं पाया, लिखना तो चाह रहा था, मेरे पास जानकारी भी बहुत ज्यादा थी लेकिन लिख नहीं पाया। आप ज्यादातर परीक्षार्थियों से कहते सुनेंगे कि यार जितनी जानकारी मेरे पास थी मैं उसको लिख नहीं पाया, इसलिए मन संतुष्ट नहीं है, ठीक है ना। और ज्यादातर परीक्षार्थियों में ये समस्या आती है। इसलिए आपको उत्तर को, अपनी जानकारी को उत्तर में पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने का निश्चित ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैंने बार बार बताया कि केवल नए पुराने प्रश्नों में नहीं बल्कि नए प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। आप प्रश्नों को खुद बनाइए, आप प्रश्नों को खुद बनाइए और आप देखिए कि आप जिस दिन बनाना प्रारंभ कर देंगे आप खुद बना लेंगे, सैकड़ों प्रश्न आप बना ले जाएंगे। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो आप बहुत सारे प्रश्न बना लेंगे। आप बनाइए तो एग्जामिनर कोई आपसे अलग थोड़ा है, बस यही है कि आपसे अनुभव ज्यादा है। आप खुद प्रयोग करिए, प्रश्नों को बनाना खुद शुरू करिए और खुद हल करिए उनको प्रश्नों को, ठीक है। आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि प्रश्नों को बनाना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों की फ्रेमिंग करना, प्रश्नों को लिखना, यह आपका एक आदत बन जाएगा। और जिस दिन यह आदत बन गया आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो चुनौती उत्पन्न होती है कि प्रश्न के उत्तर में उत्तर के सभी पक्षों को समेट कर न लिख पाना। आप सभी परीक्षार्थी से सुनते होंगे कि भाई उत्तर में जितना मांग रहा था मैं सब कुछ नहीं लिख पाया। अभी एक समस्या थी कि मैं अपनी जानकारी को पूर्ण से प्रस्तुत नहीं कर पाया, ये एक आम समस्या थी। इसके बाद जो दूसरी, बहुत माइन्यूटली मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी समस्या क्या आती है कि उत्तर को जो पूछ रहा था, जितना चीज उसमें पूछा था मैं उसको पूरा स्पष्ट करके नहीं लिख पाया, यानी उत्तर में सभी पक्षों को समेट कर नहीं लिख पाया। अगर उत्तर में 4 पॉइंट पूछा था तो चारों ना लिख के 1 लिख पाया, 2 लिख पाया, 3 लिख पाया, 4 नहीं लिख पाया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उत्तर के सभी पक्षों को समेट कर लिखना एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है और ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर आपका रिप्रेजेंटेशन ही जान रहा है, आपको कितना ज्ञान है, आप कितने विद्वान हैं, कितना आपने परिश्रम किया है, कितना आपने त्याग तपस्या किया, ये वो नहीं जान रहा है। आपका रिप्रेजेंटेशन ही जैसा होगा उसी से वो आपके ज्ञान का आकलन करेगा। इसलिए रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, फॉर योर सक्सेस। आपके सक्सेस के लिए रिप्रेजेंटेशन मस्ट है और रिप्रेजेंटेशन ही आपके ज्ञान का बखान वहां करेगा। नेक्स्ट जो चुनौती आती है, जान लगाकर न लिख पाना। परीक्षार्थियों के समझ बड़ी समस्याएं आती, कहते अरे यार जितना बढ़िया मैं लिखना चाहता था पूरा जान लगाकर, मन लगाकर, वो लिख नहीं पाए, जैसा लिखना चाहिए था नहीं लिख पाए। इसका क्या मतलब हुआ? आप उत्तर पूर्ण मनोयोग से नहीं दे पाए, यानी तन मन लगाकर, पूरा जान लगाकर आप नहीं लिख पाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। विद्यार्थी क्या करते, बहुत हल्के में ले लेते उत्तर लिखने को, अरे आया है लिख दिए। नहीं भाई, आपको पूरा जान लगाकर उत्तर लिखना पड़ेगा, माने पूरा तन मन लगाकर लिखना, पूरे मनोयोग से लिखना पड़ेगा। यानी शरीर ही काम नहीं करे, शरीर के साथ मन और मस्तिष्क भी लगे, कहिए कि दिल से लिखा जाएगा। और जब आप उत्तर को पूरे मनोयोग से लिखेंगे ना, तो वो उत्तर जो है वो एग्जामिनर को इफेक्ट कर जाएगा, प्रभावित कर देगा और निश्चित ही आपको अच्छा से अच्छा नंबर देगा। इसलिए उत्तर को जान लगा कर लिखिए। लिखते समय यह मत सोचिए कि आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, बल्कि लिखते समय यह सोचिए कि नियति ने एक अवसर दिया है अपने भाग्य को लिखने का और यह वही समय है जब मैं अपना भाग्य लिख सकता हूं।
जिस दिन आप मेंस की परीक्षा में आंसर का लेखन या सोच कर करेंगे कि मैं केवल प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं बल्कि अपने भाग्य को लिख रहा हूं, आपकी लेखन शैली ही बदल जाएगी और इतना बढ़िया उत्तर लिखा जाएगा जिसकी कल्पना आप स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए यह समझिए कि नियति ने आपको भाग्य लिखने का अवसर दिया, पूरा जान लगाकर लिखिए। नेक्स्ट चुनौती है जानकारी को प्रभावी रूप से प्रस्तुत न कर पाना। मैंने बताया ना, जानकारी बहुत रहती है, बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। कारण क्या होता है? बहुत सारे विद्वान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब विद्वान नहीं सफल होते हैं, लेकिन आप बहुते से सुनेंगे बहुत विद्वान थे, कई सारे मेंस दिए, कई सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन फाइनली नहीं सफल हो पाए। देखिए, कम जानकारी वाले बहुत सारे विद्यार्थी भी सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने उत्तर को प्रभावी रूप से वहां रिप्रेजेंटेशन कर दी। कम ही जान रहे थे लेकिन कम को इतना बढ़िया रिप्रेजेंट कर दिए कि एग्जामिनेशन प्रभावित हो गया। और ज्यादा जानने वाला अगर नहीं वहां प्रभावी रूप से रिप्रेजेंट कर पाया तब तो एग्जामिनर क्या समझेगा, उसको कितना मालूम है। इसलिए आपको अपने उत्तर को प्रभावी रूप से, इफेक्टिव रूप से वहां रिप्रेजेंट करना है। जब आप उत्तर को प्रभावी रूप से रिप्रेजेंट करेंगे तभी वहां नंबर मिलेगा। हल्के में वहां रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, जान लीजिएगा। आपको अंत तक अपना साहस नहीं छोड़ना है। आंसर राइटिंग का अंतिम मिनट जो है वो भी आपके लिए निर्णायक है, इसलिए प्रभावी रूप से रिप्रेजेंटेशन करिए। वहां पे बिल्कुल लग जाइए कि छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। प्रभावी रूप से रिप्रेजेंटेशन जब आप करना सीख जाएंगे तो देखिएगा आप हर साल मेंस निकालेंगे। इसलिए प्रभावी रिप्रेजेंटेशन जो है, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो है, वो सिविल सेवा की मेंस परीक्षा में पास करने का रामबाण तरीका है। इसलिए इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। चाहे चार्ट से करिए, चाहे मॉडल से करिए, चाहे टेबल बनाकर चलिए, चाहे तथ्यों को लिखकर जो भी लिखिए, एग्जामिनर के समक्ष जो है वो प्रभावी रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। नेक्स्ट जो कमी है, परीक्षार्थियों के पास एक समस्या आती है कि छोटे उत्तर को बड़ा नहीं बना पाते हैं, बड़े उत्तर को छोटा नहीं बनाते हैं। माने 250 वाले को अगर 150 में आ गया तो वो नहीं लिख पाएंगे, 150 वाले को 250 शब्दों में लिखने का आ गया तो वो। ये आपको कला सीखना पड़ेगा कि कम को ज्यादा करें, ज्यादा को कम कैसे करें। यानी कम शब्दों के उत्तर को ज्यादा शब्दों में कैसे लिख दें, ज्यादा शब्दों के उत्तर को अगर कम में आ गए तो कम में कैसे लिख दें। ये कला आपको विकसित करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस से ही ये आएगा। इसलिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कायदे से करना है और हर पक्षों पे करना है। ये नहीं कि कोई एक चीज, ये भी देखना कि शब्द ज्यादा ना हो, ये भी देखना कि समय ज्यादा ना लगे, ये भी देखना कि सारे पक्ष भी उसमें आ जाए, ये भी देखना कि जो जो शब्द पूछ रहा है वो उस शब्द का हम मतलब समझ के लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। टिप्पणी पूछा है, व्याख्या पूछा है, मूल्यांकन पूछा है, समीक्षा पूछा है, विचार पूछा है, व्याख्या पूछा है, क्या पूछा है इसको सोचकर भी लिखना है। पता चला आप स्वदेशी आंदोलन की व्याख्या कर रहे हैं, पूछ दिया कि स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप क्या था, तब क्या होगा, और आप व्याख्या लिख रहे हैं। पता चला आपको आर्थिक विकास पूछ रहा है और आप आर्थिक समृद्धि लिखकर चले आए। ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा, इसलिए आपको सब चीज समझकर लिखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए आपको यह भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कम शब्दों के उत्तर को ज्यादा कैसे लिखे अगर प्रश्न आ गया, और ज्यादा शब्दों को कम कैसे लिखे। इसके अलावा अगली जो चुनौती आती है कि परीक्षार्थी अपने लेखन को पठनीय नहीं बना पाते। ऐसा लिखते कि पढ़ नहीं पाता है। बहुत लोगों की राइटिंग खराब होती है, बहुत लोग स्पष्ट नहीं लिखते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आईएएस की परीक्षा में सुंदर राइटिंग की मांग नहीं होती है, लेकिन पठनीय राइटिंग की मांग जरूर होती है। यानी आप ऐसा लिखे कि एग्जामिनर को पढ़ जाए। भाई पढ़ नहीं जाएगा तो क्या समझेगा कि आपने क्या लिखा। और बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे जो कटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, लिखते लिखते एक पन्ने पे 4, 5, 10 तक कटिंग कर जाते हैं। भाई आप भले ही कटिंग इसलिए कर रहे हो कि राइटिंग नहीं अच्छी बैठ रही है, लेकिन एग्जामिनर तो ये समझे कि आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, आप लग रहा उत्तर के बारे में स्पष्ट नहीं है और इसलिए आप बार बार काट रहे हैं, तब तो गलत मैसेज जाएगा ना। इसलिए जब भी आप उत्तर लिखें तो ये मानकर चलें कि ज्यादा से ज्यादा कटिंग नहीं होना चाहिए। अगर कटिंग ज्यादा हो रहा है तो निश्चित ही आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी
और इसका गलत प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ेगा। इसके अलावा अगली जो कमी विद्यार्थी के समक्ष पैदा होती है वो ये है कि उत्तर लेखन के समय उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। यानी परीक्षार्थी जब लिखने जाता है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि जो हम लिखने जा रहे हैं वास्तव में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, या जैसा लिखना चाहिए हम लिख पा रहे हैं, बहुत हल्के, बहुत कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है। बल्कि प्रश्न लिखते समय भी उनको डर पैदा होता है। इसलिए आपको उत्तर को पूरे कॉन्फिडेंस से लिखना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसलिए जब भी उत्तर लिखिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए कि मैं जो लिख रहा हूं सही है और यही प्रश्न के उत्तर मुझे सफलता दिलवाएंगे। आप कॉन्फिडेंस से लिख कर देखिए तो एग्जामिनेशन हॉल में सफलता। अब आप कॉन्फिडेंस में लिखेंगे ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस ही लूज है, तो सफलता कैसे मिलेगी जरा बताइए। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज ही तो एग्जामिनर के समक्ष पहुंचेगा। अब आप कॉन्फिडेंस लूज करके लिखेंगे तो जाहिर बात है प्रभावी उत्तर तो होगा नहीं, और नंबर तो प्रभावी उत्तर पर ही लिखना है। इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी निश्चित दूर करिए। वो बार बार प्रैक्टिस से आएगा, विस्तृत ज्ञान से आएगा और आत्मबल बढ़ाने से आएगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगली जो चुनौती विद्यार्थियों के समझ पैदा होती है कि उनके पास वोकैबुलरी की कमी हो जाती है। यह बहुत गंभीर समस्या है। जैसे पहले जमाने में 2-2 हजार के निबंध आते थे तो लिखते लिखते शब्द ही खत्म हो जाते थे। तो जिन विद्यार्थियों की अध्ययन पूर्ण नहीं है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं किया है, या कभी कभी तो अच्छी तैयारी वाले भी उत्तर लिखना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास शब्द नहीं है, इसलिए आपको ये शब्दों की कमी तो बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए शब्दों की कमी को दूर करने के लिए विस्तार से अध्ययन करिए और वैरायटी से अध्ययन करिए। ऐसा नहीं कि बस एक ही चीज पढ़िए, किताबें पढ़ लीजिए, पत्रिकाएं पढ़ लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए। अगर छोटी से छोटी किताब में भी आपकी समस्या दूर हो रही है तो वो भी आपका उपयोगी है। ये थोड़ा कि ब्रांडेड बुक ही पढ़िए। अगर छोटी से छोटी किताब आपकी समस्या को दूर कर दे रहा है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उसको भी प्रयोग करके अपने वोकैबुलरी को बढ़ाइए, शब्दकोश को बढ़ाइए, शब्द ज्ञान को बढ़ाइए। यानी उत्तर लिखते समय कितने भी शब्द की जरूरत पड़ जाए कम ना हो। ठीक है ना। इसके बाद विद्यार्थियों के समझ जो अगली कमी आती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस न कर पाना। बहुत बड़ी बात है मेंस की परीक्षा में, बल्कि मेंस की परीक्षा में सफलता आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर बहुत निर्भर है। इसलिए आंसर राइटिंग को आपको हर हाल में करना है और आंसर राइटिंग की महत्ता को आपको समझना ही समझना है, क्योंकि आंसर राइटिंग की महत्ता ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में सफलता दिलाएगी। इसलिए हर हाल में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करना ही करना है। ये विद्यार्थियों के समक्ष बहुत चुनौतियां आती। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं चलो सीधे एग्जामिनेशन हलवे में लिख देंगे। ऐसा नहीं भाई, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, आपको घर पे पहले उस चुनौती से जूझना है, तब आप हॉल में जूझेंगे। इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको जरूर जानना है। और बहुत से विद्यार्थी जो लेखन कला की महत्ता को समझ ही नहीं पाते हैं। अरे भाई, लेखन कला की महत्ता वही है कि जो आप सपने में देख रहे हो उसको वही दिला पाएगा वहां। इसलिए लेखन कला की महत्ता को समझिए। बहुत कम जानकारी वाला परीक्षार्थी भी सफल हो सकता है अगर जितना वो जान रहा अच्छे से वहां रिप्रेजेंट कर दे। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर निर्भर है। अब बहुत जानकारी वाला परीक्षार्थी भी लेखन अगर कला नहीं जान रहा है, देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की स्किल है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा का उत्तर लिखना एक स्किल है और उस स्किल को आपको विकसित करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेट से लेकर कोई पैदा होता है मांगी, ये आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए और लेखन कला की महत्ता को आप जरूर समझिए। ठीक है ना। लेखन कला की महत्ता को आपको नजरअंदाज नहीं करना। अब अंतिम बिंदु लेते, परीक्षार्थी जब तैयारी करते हैं तो उनको लगता है अरे ये तथ्य नहीं आएगा, ये प्रश्न नहीं आएगा, अरे ये तो कभी आया ही नहीं है, बड़ा हल्के में उसको लेते और पता चला वही एग्जाम में आ जाता। ऐसा होता भी है कि जो आप हल्के में लेते हैं, जो नहीं पढ़ते एग्जामिनेशन हॉल में आ जाता तो उसमें बड़ी पछतावा होता है। इसलिए आप अब सब बड़े हल्के में पूरी तैयारी ही करते हैं, तथ्यों को सही से याद नहीं करते हैं, तथ्यों को सही समझते नहीं। बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे हैं। इसलिए पढ़ाई को हल्के में लेकर मेंस की परीक्षा की तैयारी मत करिए। जो भी पढ़िए बढ़िया से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, याद करके पढ़िए।
और ये मत सोचिए आएगा कि नहीं आएगा, जो सिलेबस में है सब को आप बढ़िया से पढ़िए, समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग। ये जितने बिंदु मैंने आपको बताए, इसलिए हल्के में लेकर बिल्कुल पूरा विस्तार से पढ़िए, मनोयोग से पढ़िए, ठीक है ना। आज मैंने उन समस्त चुनौतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, उसको दूर करने का भी तरीका बताया, जो मेंस की परीक्षा में हर परीक्षार्थी, लगभग जितने परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, आप भी बैठेंगे, देखिएगा ये सारी चुनौतियों में से कोई न कोई आएगा ही आएगा। ये किताबी बात नहीं था, लिखा लिखाया बात नहीं था, पढ़ा पढ़ाया बात नहीं था, जो मैंने अनुभव किया वर्षों की तैयारी में, कई सारे मेंस परीक्षाओं को देकर, आज मैंने उसी को वाणी के माध्यम से आपके समक्ष प्रदर्शित किया है। उद्देश्य यही है कि मेरे अनुभव से सीख लेकर हर परीक्षार्थी मेंस की परीक्षा में सफल हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है, ठीक है ना। कितना सफल हुआ आप जरूर बताइएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।